हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 11, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, इमारतें, चित्र तथा किताबें। देखिए, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। हमने लौह स्तंभ के बारे में भी पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस धातु की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी थी। जैसे कि तांबे की शुरुआत हुई थी, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। हड़प्पावासी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं और उनके आगे चलकर उनके उत्तराधिकारियों ने लौह युग से संबंध थे, यानी कि लौह युग की शुरुआत हुई थी। वहां से लौह युग के बारे में उनको जानकारी हुई थी, यानी कि लोहे के बारे में भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बताया था, लौह स्तंभ के बारे में बताया था कि मतलब कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है, मेहरौली के दिल्ली में। और इसकी ऊंचाई बताई थी 7.2 मीटर और वजन बताया था 3 टन से भी ज्यादा। ठीक है, तो मैंने इसकी विशेषताएं भी बताई थी कि इसमें मतलब कभी भी जंग नहीं लगी है, अभी तक जंग देखने को नहीं मिली है। और इसका निर्माण कब किया गया था? कुतुब मीनार का 1500 साल पहले किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ईंट और पत्थर की इमारतें भी बताई थी, जिसके अंदर मैंने स्तूप का निर्माण बताया था कि स्तूप का निर्माण किस तरीके से किया गया। स्तूप जो संबंधित है वो दो बौद्ध गया मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप जो मिले हैं सबसे ज्यादा, स्तूप क्यों बनाए गए थे, स्तूप क्या है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। स्तूप के अंदर मैंने बताया था प्रदक्षिणा के बारे में, प्रदक्षिणा क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। वेदिका के बारे में बताया था मैं, क्या है ये वेदिका, इसके बारे में बाकी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, वेदिका क्या होता है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको भीतरगांव मंदिर के बारे में बताया था। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? और मैंने महाबलीपुरम की मंदिर के बारे में भी बताया था। मैंने बताया था स्तूप और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि स्तूप पहाड़ी को काटकर बनाए जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और मंदिर कैसे ईंटों से बनाए गए थे, जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे चिनाई चलती है ना ईंटों की, तो इस तरीके से ये विधि है बनाने की। तो और मैंने ये भी बताया था कि आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये देखिए दे रखा है ना महाबलीपुरम मंदिर, और दूसरा ये दे रखा है भीतरगांव मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है, चलिए, और महाबलीपुरम मंदिर को एकात्मिक क्यों कहा गया? एकात्मिक मंदिर क्यों कहा गया है? एकात्मिक इसलिए किया कहा गया है क्योंकि ये एक ही गुफा को कट करके बनाया गया था। ठीक है, इसलिए इसको एकात्मिक मंदिर भी बोलते हैं, एकात्मिक मंदिर भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है, स्तूप तथा मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को जरूरी समझती हूँ बताना आपको। ठीक है, तो चलिए, स्तूप तथा मंदिर क्या होते थे? ऐसी कंफ्यूजन होती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एग्जाम में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। आप लोग देखिए, सीटेट वाले बड़े ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको सही लगती है तो मेरी क्लास जरूर देखें। लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर आप जरूर आएं और डेली क्लास को देखें। अगर आप समझते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, तो आपके समझ में नहीं आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है और कितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपके समझ में आएगा। क्लास आप ज्वाइन करिएगा, क्लास को डेली देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे। ये नहीं आपने एक क्लास देख ली, 2 क्लास देख ली, फिर आपने सोचा कि मैम ने ऐसे पढ़ाया, नहीं, आप कंटिन्यूसली आप क्लास को देखिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ मैं चैप्टर में, एवरी पॉइंट्स को ले रही हूँ, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी बता रही हूँ आपको। चलिए, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। ठीक है, क्या प्रोसेस होते थे, क्या स्टेजेस होती थी उसकी। ठीक है, और उसमें काफी धन भी खर्च होता था। ठीक है, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटें, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। ठीक है, चलिए इसमें और क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं ये। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये जो स्तूप तथा मंदिर बनाए जाते थे ना, तो इसमें काफी प्रोसेसिंग होती है, काफी स्टेजेस होती हैं इसकी, और इसमें काफी धन खर्च होता था, इसलिए आम पब्लिक इसको नहीं बना पाती थी।
और इसमें राजा या रानी ही बनवाने का निश्चय लेते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ कर लाने होते थे और वो पत्थर एक जगह से नहीं मिलते थे, काफी दूर दूर जगह से लाने होते थे, ठीक है। फिर ढूंढकर पत्थरों को शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था, ढूंढकर शिलाखंड जो होते थे ना उनको खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। मतलब जब मंदिर या स्तूप बनवाना होता था तो सोच विचार कर उन स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। शिलाखंड मतलब होता है पत्थर के एक ऐसा खंड होता था, उनको पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को एक तरीके से काटा जाता था, छाटा जाता था, तराशा जाता था अपने उसके अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हमें खंभों का रूप देना है, किस तरीके से दीवार की चौखटें बनानी है, किस तरीके से फर्शों तथा छतों का आकार देना है। तो इसी तरीके से पत्थरों को क्या करना पड़ता था, काट छाट कर तराशना होता था, ठीक है। इन सब के लिए तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें ले जाया जाता था। जब भाई ले जाया जाएगा तो पत्थर को ले जाना भी तो बहुत मुश्किल होता था ना, ले जाना। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। बिल्कुल सही बात है। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। कहने का मतलब है स्तूप या मंदिरों में जो भक्त आते थे उनसे दान आता था, ठीक है, उपहार आते थे, तो उनसे ही इन मंदिरों की और स्तूपों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है, तोरण। देखो याद रखिएगा, प्रवेश द्वार है ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखो ऐसे बनता है कि जैसे ये प्रवेश द्वार लिखा है, अब यहाँ पे तोरण भी लग देंगे, ठीक है। तोरण को बनाने का खर्च दिया दिया था, ठीक है। मतलब प्रवेश द्वार पे ही तोरण का प्रयोग करते हैं, आज की डेट में भी करते हैं, पहले भी करते थे, ठीक है। उनका स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो क्या करते थे, जैसे हाथी दांत का काम करते थे, बहुत ही मूल्यवान होते थे हाथी के दांत, ठीक है। काफी चीजों में काम आता था हाथी का दांत। तो जो हाथी के दांत काम करने वाले जो मजदूर थे उनके संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनवाने का खर्च दिया था, ठीक है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, देखो कितने सारे लोग होते थे जो इनको मतलब उपहार देते थे। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए अब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा का जैन मठ, देखिए उड़ीसा का जैन मठ ये आ रहा है ना, देखो ये देखो उड़ीसा का जैन मठ देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये देख रहे हैं ना उड़ीसा का जैन मठ, यहाँ पर दिखाया गया है उड़ीसा का जैन मठ। क्या दिखाया गया है इसमें, क्या बोला गया है, चलिए हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। हाँ, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, कुछ पढ़ाया था मैंने। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मठ बनते थे जिसमें भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, ठीक है। तो कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहा करते थे, ठीक है। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर, प्रश्न 14 पर दिए चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। मतलब अध्याय 2 में मैंने आपको पढ़ाया था ना बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में। तो देखिए ये प्रवेश द्वार दे रखे हैं, देखिए किस तरीके से दे रखे हैं, ये बने हुए ना प्रवेश द्वार, इनमें काम आते थे तोरण, तोरण का प्रयोग होता था, ठीक है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की होगी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, देखिए ये एक मूर्ति का चित्र दे रखा है, यहाँ दे दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ खुदाई करके इसकी किस तरीके से आकृति दी गई है, इसकी उकेरा गया है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हम पढ़ेंगे पॉइंट 2 हमारा होगा चित्रकला। उस समय चित्रकला का क्या महत्व था। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। कहाँ पर, अजंता में, ठीक है। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे।
इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। कैसे? मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, इनकी पता नहीं है उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। देखो ये अजंता की चित्र का वर्णन किया गया है ना, ये देखो चित्रकारी किस तरीके से पिक्चर बनाया गया है। ये दिख रहा है ना, ये देखो कैसे पिक्चर बनाया गया है, किस तरीके से चित्रकारी, कितनी बढ़िया चित्रकारी की गई है। ये देखो यहाँ पर ये देखो किस तरीके से चित्रकारी की गई है। ठीक है, कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है। इसमें बताया गया है कि अजंता की बात की गई है। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार दिखते हैं। और अजंता में जो चित्र बनाए गए हैं वो पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी खोदी गई थी। उनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। बौद्ध भिक्षु जिसमें रहते थे उसको विहार बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। विहार क्या थे? विहार वो थे जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। मतलब जो विहार थे उनको क्या किया गया था? चित्रों द्वारा सजाया गया था। और किसी किसी गुफा में ना अंधेरा हुआ करता था, तो अंधेरे की वजह से क्या करते थे? मशालों की रोशनी में रोशनी का प्रयोग करते थे। तो मशालों की रोशनी से बनाए गए थे कुछ चित्र। तो इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद आज भी चमकदार दिखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जब अंधेरा था, अंधेरे की वजह से किसकी रोशनी में बनाए गए थे चित्र? तो मशालों की रोशनी में चित्र बनाए गए थे। ठीक है, 1500 साल बाद भी ये चमकदार दिख रहे हैं, आज की डेट में भी आप जाकर देख सकते हैं। और कुछ रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। मतलब रंग जो कुछ रंग थे ना, जिस रंग का वो प्रयोग किया करते थे उस समय, वो कुछ पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। ठीक है, और जिसने भी ये चित्रकारी की थी उसके बारे में आज भी पता नहीं है, मतलब अज्ञात है आज भी उसके बारे में हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और देखते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। देखो, पुस्तकों की दुनिया, पुस्तक के बारे में क्या है? इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। किसकी? महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब होता है महान काव्य। ठीक है, महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। किसकी हैं? स्त्री पुरुष ने जो वीर गाथाएं की हैं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। वीर गाथाएं और कथाएं हैं। वीर गाथाएं किससे संबंधित है? स्त्री पुरुष से। और कथाएं देवताओं से जुड़ी। राइट, महाकाव्यों की बात की जा रही है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए 1800 साल पहले या ऐसे ले लीजिए महाकाव्य तमिल महाकाव्य शिल्पदकारम की रचना कब की गई थी? 1800 साल पहले की गई थी। ये देखिए लिखा हुआ है 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इलांगो नामक कवि ने की थी। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, देखिए मैं बताती हूँ कि महाकाव्य शिल्पदिकारम क्या है? एक महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य है? दक्षिण का तमिल महाकाव्य है। ठीक है, और ये कब देखने को मिला है? कब इसकी प्रसिद्धि थी? 1800 साल पहले। किस कवि ने इसकी रचना की थी? इलांगो नामक कवि ने रचना की थी। ये दक्षिण में देखा गया है महाकाव्य। ठीक है, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, तो महाकाव्य होगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, तो इसमें कहानी है, स्टोरी है। किसकी? कोवलम नाम के एक व्यापारी की। कोवलम नामक जो व्यापारी था वो पोहार में रहता था। ठीक है, कहाँ रहता था? पोहार में। ये दक्षिण में जगह है पोहार। ठीक है, अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधव से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पोहार छोड़कर मदुरई चले गए। वह और कन्नगी क्या किया उसने?
पोहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। क्या किया? विनाश कर डाला। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ना एक स्टोरी है महाकाव्य शिल्पदिकारम में, जिसकी रचना इलांगो ने उस समय की थी। कब? 1800 साल पहले की थी। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक नाम भी पूछा जाता है, किसकी स्टोरी है? व्यापारी की स्टोरी है। कौन से व्यापारी की स्टोरी है? क्या नाम है? कोवलन। कोवलन व्यापारी की। और वो कहाँ रहता था? पोहार में रहता था। और उसकी पत्नी का क्या नाम था? कनंगी। क्या नाम था? कनंगी। और वो कनंगी की उपेक्षा करके किससे प्यार करता था? माधवी से। माधवी कौन थी? एक नर्तकी थी। ठीक है। बाद में वह और कनंगी पोहार छोड़कर मदुरई चले गए। तो वहां पर पांडे राजा दरबारी जौहरी ने, मतलब एक पांडे राजा थे, दक्षिण में पांडे राजा थे, उनका एक दरबारी था जौहरी। तो जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, ठीक है, अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। कहने का मतलब है, कोवलम नाम का व्यापारी था, वो पोहार में रहता था, उसकी पत्नी का नाम कनंगी था, उसकी प्रेमिका का नाम माधवी था। फिर उसके बाद वो पोहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पर एक पांडे राजा का दरबारी जौहरी था, उसने कोवलन पर चोरी का आरोप लगा दिया, प्राण दंड मिल गया उसको। फिर उसके बाद ना उसके दुख में आकर कनंगी ने क्या किया कि मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी थी महाकाव्य शिल्पदिकारम की। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बस इतना ही बनता है कि शिल्पदिकारम किस कवि ने लिखा था? तो इलंगो नामक कवि ने लिखा था। कितने साल पहले? 1800 साल पहले। ये कौन सी रचना है? तमिल रचना है। ठीक है। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है: ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो? मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? इस तरीके से दुख का वर्णन करता है एक कवि, कनंगी के दुख का वर्णन। ठीक है। ये जो कनंगी करती है ना अपने पति के मर जाने पर, ये दुख जाहिर करती है इस तरीके से। तो इस तरीके से कैसे करती है, एक कवि ने इसका वर्णन किया है। शिल्पदिकारम में इस तरीके से एक वर्णन दिया गया है कवि ने, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई। क्या है? देखो, दो हो गए तमिल काव्य, एक हो गया आपका शिल्पदिकारम और दूसरा हो गया मणिमेखलई। तो मणिमेखलई करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था। तो मणिमेखलई ये भी क्या है? तमिल महाकाव्य। दो काव्य हो गए ना आपके, देखो ध्यान रखिएगा, दक्षिण के काव्य हैं ये। तो जो ये शिल्पदिकारम की रचना कब हुई है आपके? 1800 साल पहले। और मणिमेखली की रचना कब दिखाई जा रही है? 1400 साल पहले। ठीक है। ये भी महाकाव्य है। ये किसके द्वारा लिखा गया? सतनार द्वारा लिखा गया। ठीक है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है। अब जो कोवलम व्यापारी था ना उसमें शिल्पदिकारम में, तो वो और माधवी की एक बेटी होती है जो उसकी प्रेमिका थी, उसकी कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। खो गई थी, फिर पांडुलिपियां मिली हैं, फिर उनको सर्च किया गया, पुरातत्वविदों ने फिर इसे साक्ष्य प्राप्त किया है। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखती थी। बिल्कुल, कालिदास के बारे में भी हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पढ़ा ना, हमने अध्याय 10 में पढ़ा था, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा। ये संस्कृत में लिखते थे और इनका महाकाव्य था अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। राइट। आया आपके समझ में इतना? ठीक है। चलिए अभी एक दूत और पढ़ लेते हैं, मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करती है। मतलब बरसात होती है ना, तो उस बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना, एक इमेजिनेशंस करती है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है।
तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेघदूत का ये जो कालिदास का ये दिखाया गया है, यहाँ पर कालिदास को बिल्कुल प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। जो हमारी प्राचीन काल की स्टोरीज थी तो उनका संकलन और उनका संरक्षण किस तरीके से अभी तक बचाव किया गया, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा होता है। तो आज मैंने आपको दो महाकाव्य के बारे में बताया, सिलप्पदिकारम और दूसरा मैंने आपको बड़ा बताया मणि मेखलई। तो मणि मेखलई के जो रचनाकार हैं वो सतनार हैं, और जो आपके सिलपद्दिकारम के जो रचनाकार हैं वो इलांगो नामक के कवि हैं। तो इसमें किस किस की रचना, किस किस की कहानी है वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया चित्रकला के बारे में भी कि चित्रकला पहले कैसी थी, कैसे इनकी रंगों का प्रयोग किया गया था, यानी कि पौधों से भी रंग बनाए जाते थे, खनिज से भी रंग बनाए जाते थे। ठीक है, मसालों का प्रयोग किया गया था रोशनी के लिए। ठीक है, मसालों की जो रंग होते थे उनके लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्तूप तथा मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे ये भी हमने इसका वर्णन किया आज। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। अगर आप क्लास को डेली देखेंगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डेली नहीं देखेंगे क्लास को, एक दो दिन देख लेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर एक दो दिन देख लेंगे छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। कंटिन्यूसली क्लास को देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी मैं पढ़ा रही, फिर चैप्टर वाइज आपके नोट्स भी लेकर आऊंगी। कितने अच्छे नोट्स लेकर आऊंगी ना मैं आपको, आप देखना। पहले आप चैप्टर्स को कंप्लीट करो 6 to 12 तक। तो हमारा अभी 11 चैप्टर अभी बचा हुआ है क्लास 6 में, तो अभी 2 क्लास में इसकी और लेकर आऊंगी, उसके बाद हम क्लास 7 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए क्लास को, और अपने लक्ष्य की तरफ भी आप बढ़ते रहिए, अपने तैयारी को बनाए रखिएगा। ठीक है, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। और अपने टाइम टेबल को भी बना के रखिएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस टाइम पे आपको सोना है, किस टाइम पे आपको खाना है, किस टाइम पर आपको वॉक करना है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ डेली बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो उससे भी फिजिकल ठीक नहीं रहता है। तो आप थोड़ा सा समय अपने आप को भी दीजिए, पढ़ाई को भी दीजिए। ठीक है, और कुछ अपने परिवार में भी दीजिए टाइम। ठीक है, और ये नहीं कि मतलब सारा टाइम परिवार को ही दे रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ, दोनों तरफ आप मेंटेन करके चलिएगा, और पढ़ाई टाइम से करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए सर्वोपरि है। कुछ भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है बाद में, लेकिन आज आप पढ़ लेंगे वो आपके आगे तक आपके साथ रहेगी, और आप उसका यूज़फुल कर सकते हैं आगे चलकर। ठीक है, यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बनाए रखिएगा। आपके कौन से एग्जाम हैं, आप देखिए जीके जीएस की दृष्टि से भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी इतिहास में क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल टीचिंग एग्जाम उनके लिए भी एग्जाम क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। यूजीसी नेट अब दिसंबर 2026 का आने वाला है, वो लोग भी एनसीईआरटी जरूर पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी बेस अच्छा होने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय, हम इसी चैप्टर के साथ मिलेंगे पार्ट 3 में हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।